मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक में ही आज हम एक दवाई के बारे में बात करने वाले हैं और उसका नाम है सिफेलोस्पोरिन। पहले वाले वीडियो में हमने क्या बात किया था? पहले वाले वीडियो में हमने पेनिसिलिन के बारे में बात किया था। वो भी एक एंटीबायोटिक था। मैंने आपको बताया था कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, किस किस बीमारी में हम पेनिसिलिन को देते हैं। लेकिन आज हम दूसरे एंटीबायोटिक जिसका नाम है सिफेलोस्पोरिन उसके बारे में बात करेंगे। दवाई का नाम थोड़ा सा टफ है, आपको याद करना पड़ेगा। तो सिफेलोस्पोरिन क्या होती है पहले ये हम समझ ले। जिस तरह पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक थी, ये भी है। ये एक बैक्टीरिसाइडल है। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या फर्क है। तो बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइडल का मतलब होता है ऐसी दवाइयां जो बैक्टीरिया को, अगर कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर गई है और वो बीमारी पैदा कर रही है, तो ये जो सिफेलोस्पोरिन है वो बैक्टीरिसाइडल होने के कारण उस बैक्टीरिया को सीधे सीधे मार देती है। अब अगर ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती तो ये सिर्फ उस बैक्टीरिया की बढ़ती हुई संख्या को रोक पाती, लेकिन ये एक बैक्टीरिसाइडल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके बॉडी में जो भी बैक्टीरिया आएंगी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स है तो ये वायरस के खिलाफ फाइट नहीं करेंगी आपके बॉडी में, ये एक बैक्टीरिया के ही खिलाफ फाइट करेगी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि उसके खिलाफ। ठीक है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया के खिलाफ। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? एंटीबायोटिक है और साथ ही बैक्टीरिसाइडल है। मतलब शरीर में जो भी बैक्टीरिया है जो बीमारी पैदा कर रही है उसको सीधे ये मार देती है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि संख्या को रोक देना, लेकिन ये वाली है। ठीक है, इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये जो सिफेलोस्पोरिन है ये एक्चुअली में क्या करती है। अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर की संरचना की हम बात नहीं कर रहे, इसके अंदर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम आज सिर्फ इस दवाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है ए और इसके बॉडी के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम भी होता है। एक मनुष्य के अंदर भी एंजाइम होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर भी एंजाइम होता है। तो ये जो सिफेलोस्पोरिन है ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद एंजाइम के साथ बाइंड कर जाती है। बाइंड करने का मतलब है उसके एंजाइम के साथ जाकर के बंध जाती है। अब ये आ गई केमिस्ट्री की बात। इसमें क्या होगा कि इसमें किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से, जिस तरह हमारे पेट में HCl है और जब हम खाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लास्टली वो एक केमिकल रिएक्शंस की तरह उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और फिर लास्ट में कुछ एक सिंपल सा कंपाउंड बनता है। सिंपल कंपाउंड बनने का मतलब है कि सबसे छोटा जो टूट नहीं सकता है उतना तक ये टूटते जाता है और उतना छोटा सा कुछ बन जाता है और उसको हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, उसके बाद जाकर के वो बनता है। ठीक है, तो इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर में एंजाइम होता है और ये जो दवाई है उसके एंजाइम के साथ जाकर के केमिकल रिएक्शन करती है। उस रिएक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे जब हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि सिर्फ यहाँ पे जाकर के उसके साथ केमिकल रिएक्शन कर ली। जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब इसके बॉडी का एंजाइम इस दवाई के साथ, किस दवाई के साथ? सिफेलोस्पोरिन के साथ जब जाकर के मिल जाती है तो यहाँ पे मौजूद जो बैक्टीरिया का जो बाहर का आवरण है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, एक तरह से कोशिका की दीवार होती है बाहर की, वो सही से बन नहीं पाती है। अब जब वो बन नहीं पाएगी तो बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और फिर ये जो दवाई है ये अपना असर दिखाएगी और वो बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह सिफेलोस्पोरिन बैक्टीरिया को सीधे मार देती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो दवाई है इसमें भी क्लासिफिकेशंस है, इसको भी वर्गीकरण इसका किया गया है। अब कैसा किया गया है वर्गीकरण? पहला है क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, या फिर समझ लीजिए कि इसको डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में इसको डिवाइड किया गया है, सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में, तीसरा क्या है? थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में और फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में, और पांचवा क्या है? ओरल सिफेलोस्पोरिन। देखिए जितना भी डिवाइड किया गया है इसकी जो क्लासिफिकेशन है 5 तरीके से इसको बांट दिया गया है। तो जब इसको 5 तरीके से बांटा गया है तो सबसे पहले वाले जनरेशन में कुछ कुछ दवाइयों का लिस्ट है। अब उन दवाइयों के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या है? सबसे पहले सिफेजोलिन
उसके बाद क्या है सिफेड्रॉक्सिल, उसके बाद क्या है सिफेलेक्सिन, उसके बाद क्या है सिफेलोथिन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि सिफेलोस्पोरिन के फर्स्ट जनरेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें सिफे सी से देखिए यहाँ पे है सी, तो क्योंकि यहाँ इसका नाम क्या है सिफेलोस्पोरिन, तो इसमें जितनी भी दवाइयां हैं वो सी से शुरू होती है। कैसे होती है देखिए CEF CPHA यहाँ पे देखिए CE यहाँ देखिए दवाई सी है, यहाँ भी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। इसका मतलब है कि सिफेलोस्पोरिन में जितनी भी दवाइयां होंगी उसका पहला जो अक्षर होगा वो सी या फिर ई होगा, CE। और उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन है जिसमें हम अभी पहला की बात कर रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिए या तो FA होगा, CEF, F मौजूद है सब में या फिर PH मौजूद है। देखिए F है या फिर PH है। तो पहला मैंने क्या बोला सिफेलोजिन में CEFA, ये हो गया सिफेलोड्रॉक्सिल, FA है, इसमें PH है सिफेलेक्सिन, सिफेलोथिन। तो इसमें F है और PH है। तो फर्स्ट जनरेशन में हमें ये याद रखना है कि F होगा, सबसे पहला बात कि जो दवाई होगा वो C से शुरू होगा और उसमें F मौजूद होगा और PH भी मौजूद होगा। तो ये बात अगर आप याद रखेंगे तो दवाइयों का नाम याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और एक बात और याद रखना है कि अगर सिफेलोस्पोरिन है तो उसका जो पहला अक्षर होगा कोई भी दवाई का तो वो C से शुरू होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में। इसमें तीन चीज हम देख लेते हैं। देखिए बीच में पहले तो CE है। चलिए यहाँ पे तीन हम वर्ड को देखते हैं, FUR, FAM और FOX। तो याद करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिफेलोस्पोरिन के सेकेंड जनरेशन में सबसे पहला है फर, फेम और फॉक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ फर, फेम, फॉक्स। तो हमें पता है कि इसके पहले फर के पहले CE तो लगना ही है, CE। देखिए CEFUR हमारा तैयार हो गया, CEFAM हमारा तैयार हो गया, CEFOX हमारा तैयार हो गया। अब हमें सिर्फ तीन चीज याद करनी है। अब क्या याद करना है सिफेरिजाइम, उसके बाद क्या है सिफेनमेंडोल, उसके बाद क्या है सिफोक्सिटीन। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि तीनों में फर, फेम और फॉक्स अगर आप याद करेंगे सेकेंड जनरेशन में, सिफेलोस्पोरिन्स के अगर सेकेंड जनरेशन में अगर आप ये याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड जनरेशन में हम देखते हैं कि F और T, FT है, तीनों दवाइयों में FT मौजूद है। यहाँ भी FT है लेकिन बीच में O है और यहाँ पे FT साथ में फिर A है और यहाँ पे FT फिर साथ में है। तो थर्ड जनरेशन में हमें ये याद रखना है कि CE होगा, इसके अलावा FT तो उसमें जरूर से जरूर होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग का खेल है। देखिए यहाँ पे क्या है सिफोटाजाइम है सबसे पहला, दूसरा क्या है, दूसरा है सिफेटाजाइडीम है और तीसरा क्या है सिफेट्रियोजोन है। इन तीनों में FT मौजूद है और थर्ड जनरेशन में C और FT जरूर होता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की। इसका मतलब क्या है, इसमें जो है उसमें देखिए यहाँ पे पिर और P, सिर्फ CEF, F और P मौजूद है। अब F और P में क्या है सेफपिरोम, उसके बाद क्या है सेफेपाइम। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फोर्थ जनरेशन में CE भी है और F और P मौजूद है। थर्ड में क्या था F और T था, फोर्थ में क्या था, फोर्थ में है P, F और P है फोर्थ में। ठीक है, तो इन सभी को हमें याद रखना है। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में हमें देखना है कि F है और फिर PH है बीच में, इसके बाद कुछ हमें याद नहीं रखना है। सेकंड में हमें याद रखना है फर, फैम, फोक्स, जिसके कारण आपको याद करने में आसानी होगी। थर्ड में हमने बोल दिया कि FT होगा और फोर्थ में क्या होगा FT, मतलब बीच में हम देखते हैं। उसके बाद CE तो हमें पता है और थोड़ा सा हमें ये लास्ट का वर्ड याद रखना पड़ेगा, तभी हमें दवाइयों का नाम याद होगा। फोर्थ में मैंने आपको क्या बताया कि F और P आपको याद रखना है जिससे आपको नाम याद करने में आसानी हो। और पांचवा क्या था हमारा ओरल सिफेलोस्पोरिन्स था, जिसमें हम क्या देखते हैं जो पहले वाले जनरेशन के तरह है, मतलब फर्स्ट जनरेशन के तरह है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें है सिफेड्रॉक्सिल और सिफेलेक्सिन। अब हमने ये समझ लिया कि इसमें कौन कौन सी दवाइयां आती है। अब हम ये समझेंगे कि अगर फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है तो वो कैसे अलग है सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन के, और फिर जो थर्ड है वो कैसे अलग है, जो फोर्थ है वो कैसे अलग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिफेलोस्पोरिन है, मैंने आपको क्या बताया कि जो सिफेलोस्पोरिन है वो एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियासाइडल है, मतलब बैक्टीरिया को सीधे मार देती है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट जनरेशन की जो सभी दवाइयां हैं ये स्टेफाइलोकोकस नामक
बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के खिलाफ काम करती है। लेकिन ये ग्राम नेगेटिव, मैंने आपको क्या बताया था कि जो बैक्टीरिया थी वो दो टाइप की थी, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। तो ये ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम नहीं करती है। लेकिन जो सेकंड वाली है, सेकंड जनरेशन का जो दवाई है सिफेलोस्पोरिन का, वो क्या करती है, वो पॉजिटिव उस बैक्टीरिया के खिलाफ भी काम करती है और थोड़ा थोड़ा वो ग्राम नेगेटिव के खिलाफ भी काम करती है। लेकिन थर्ड जनरेशन है सिफेलोस्पोरिन का, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, वो स्टेफाइलोकोकस नामक बैक्टीरिया के खिलाफ काम नहीं करती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बचा हुआ फोर्थ जनरेशन का जो दवाई है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। यहाँ पे जो दवाई है फोर्थ जनरेशन का, वो क्या करेगी, वो बैक्टीरिया में मौजूद, जिस तरह एंजाइम मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया में एंजाइम मौजूद होता है, उसी तरह बैक्टीरिया में प्लाज्मा भी मौजूद होता है। जैसे कि प्लाज्मा हमारे बॉडी में होता है, तो हमारे बॉडी में प्लाज्मा हम किसको बोलते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल से लेक्चर लिया है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस बैक्टीरिया के अंदर में प्लाज्मा भी होता है। तो जो फोर्थ जनरेशन की जो दवाइयां हैं, तो ये इस प्लाज्मा के साथ जाकर के बाइंड कर जाती है, कनेक्ट हो जाती है और फिर वहां पे कुछ रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से इसका जो प्लाज्मा है, इसका जो बाहर का जो सेल वॉल है, वो फिर बन नहीं पाता है और सीधे बैक्टीरिया जो है वो मर जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ गया। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन की है, फिफ्थ कौन सा है, ओरल सिफेलोस्पोरिन्स जो है वो बिल्कुल काम करती है फर्स्ट जनरेशन के जैसा। यहाँ पे जो ये वाली सभी दवाइयां हैं, इनके जैसा काम करती है। क्या काम करेगी, ये स्टेफाइलोकोकस नामक बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेगी, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम नहीं करेगी। तो इन सभी का काम कुछ ये था। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस लेक्चर को आप फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।